एवरीवन, एक बार फिर से अपने चैनल अचीवर एट द रेट 360 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पार्ट 3 तक फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस या पार्ट 3 तक कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है पार्ट 4, जिसमें हम लोग पार्ट 3 में कूलॉम्स लॉ के बारे में बताया था, कैसे आप लोग कूलॉम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट आता है पार्ट 4, जिसमें आपको क्वेश्चंस करने हैं और बतानी है चीज़ें। जैसे कि हम लोग पार्ट 4 में बताते हैं परमिटिविटी क्या होता है। ठीक है, पहला टर्म आता है परमिटिविटी, क्योंकि जब अभी हमने उसको कूलॉम्स लॉ पढ़ा था तो देखिए उसमें जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब पढ़ा तो 1/4πf साइलेंट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ऐसा कुछ टर्म्स निकल के आया था। तो ये जो एफ साइलेंट निकल के आया, इसी को तो परमिटिविटी बोलते हैं। एफ साइलेंट को ही तो परमिटिविटी बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो परमिटिविटी क्या होता है मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये दो चार्जेस हैं, ठीक है। इन दोनों चार्जेस के बीच में एक फोर्स जनरेट होता है, वो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा है, ठीक है। अगर उन दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स जनरेट होगा, किस मीडियम में कितना फोर्स जनरेट होगा, कहाँ पे कितना फोर्स जनरेट होगा, वो कौन डिफाइन करेगा? वो बताएगा परमिटिविटी। फोर्स कितना चार्जेस के बीच में लगेगा, कौन से मीडियम में कितना फोर्स दो चार्जेस के बीच में एक्ट करेगा, वो बताएगा परमिटिविटी। जैसे हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ते थे, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे परमिटिविटी एक टर्म्स आया है। क्योंकि दो चार्जेस मान लीजिए अभी हमने कंसीडर किया है, ये पहले रफ कर देता हूँ। हमने क्या किया कि यहाँ पे दो चार्ज यहाँ पे साइड में पहले पढ़ता हूँ, ये आपका एक +Q चार्ज है, मान लीजिए ये भी आपका मतलब Q1 है, ये आपका Q2। अभी हम नहीं डिफाइन कर रहे हैं कि प्लस है माइनस है, ठीक है। ये आपके चार्जेस है, ठीक। इन चार्जेस की सेंटर डिस्टेंस जो है वो आपकी R है, ठीक है। अब हमने ये कहा है कि इन चार्जेस के बीच में कितना फोर्स जनरेट होगा, कितना फोर्स लगेगा जब हम इसको वैक्यूम में रख दें और जब हम इसको कहाँ रख दें, मीडियम में रख दें। तो ऐसा कोई टर्म होगा जो इनके बीच में फोर्स को कितना अलाउ करेगा, कितना लगेगा, वो होता है परमिटिविटी। नेम से ही आप समझ रहे हो, परमिटिविटी का मतलब परमिट, ठीक है। तो वही कह रहा है कि कितना परमिट देगा, कितना फोर्स लगेगा, वो कौन डिफाइन करने वाला है टर्म? परमिटिविटी। तो आप लिख सकते हो इट इज डिफाइंड एज द how much force act between the two charge when charge placed at a separate distance। टू चार्जेस मतलब ये एक तरीके से अलाउ भी करता है, ऐसा भी कर सकते हो। डिफाइंड एज द हाउ मच फोर्स एक्ट बिटवीन द टू चार्जेस। इट परमिटिविटी इज आल्सो अलाउज द फोर्स एक्ट बिटवीन द चार्जेस। कितना फोर्स या परमिट्स द, ये ऐसे बहुत सारी डेफिनेशन आप बना सकते हो कि ये परमिट देता है कि कितना फोर्स लगेगा दो चार्जेस के बीच में, ठीक है। और यहां से लिख सकते हो इट एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन टू चार्जेस। इस टर्म से आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि ये दो चार्जेस के बीच में एक तरीके के बैरियर का वर्क करता है। किसका वर्क करता है? बैरियर का वर्क करता है। बात समझ में आ रही है ना? ये यार ये फ्लॉप, ये बात समझ में आ गई। तो इट एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन द टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में एक तरीके के बैरियर का वर्क करता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में मतलब नेक्स्ट कंडीशन ये करते हैं कि हमने ये कंसीडर कर लिया कि अगर आपका, अभी मैं फॉर्मूला आपको पहले लिखता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स का जो फॉर्मूला लिखवाया 1/4πε Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। पहले तो ये
यही इसी टर्म्स को परमिटिविटी, तो एप्सिलॉन को ही परमिटिविटी बोलते हैं, ये तो टर्म याद रखना है, ठीक है, परमिटिविटी। ठीक, अब अगर मैं इसकी यूनिट बोलूं, व्हाट इज द यूनिट, तो ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए, यूनिट इसकी क्या होती है। तो देखो इसकी हम यूनिट निकालते हैं सॉरी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, एप्सिलॉन उधर भेज दो, फोर्स आपका नीचे आ जाएगा और ये आपका Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एप्सिलॉन इज इक्वल टू, ये इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, और चार्ज की यूनिट पढ़ाई थी, चार्ज की कूलम होती है, दो चार्ज है तो क्यू स्क्वायर कूलम स्क्वायर, और मीटर ये हो गया। तो एप्सिलॉन की यूनिट देखिए क्या आ गई, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आप इसकी यूनिट याद रखोगे, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इन टर्म्स ऑफ मीटर पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि न्यूटन की यूनिट और एक होती है, फोर्स की एक और यूनिट होती है, फोर्स की एक और यूनिट आप जानते हो, वो क्या होती है भाई, मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़ते हो, मास केजी होता है और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये भी यूनिट आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ से एक और एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आएगी, वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, सी स्क्वायर मतलब कूलम स्क्वायर, न्यूटन की यूनिट है किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे आपका मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये सेकेंड स्क्वायर टॉप में चला जाएगा, मतलब सी स्क्वायर अपॉन का यहाँ पे किलोग्राम मीटर क्यूब, और यहाँ पे ऊपर सेकेंड स्क्वायर, तो ये भी एक इसकी एप्सिलॉन की यूनिट होती है। तो यूनिट आपको ये भी याद रखनी है और यूनिट ये भी याद रखनी है, दोनों यूनिट्स मैंने आपको बता दी। मान लो आपसे किसी ने डायमेंशन पूछ दिया कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द परमिटिविटी, परमिटिविटी टर्म समझ में आ गया क्या होता है, दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लग सकता है, परमिटिविटी अलाउ करेगी, ठीक है, कौन अलाउ करेगा, अभी आपको समझाऊंगा कैसे। अब यहाँ से डायमेंशन देखो, डायमेंशन इसका अगर कोई पूछेगा तो देखो कूलम है भाई, यूनिट से आप डायमेंशन निकालते हो, कूलम लिया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर दिया है, कूलम का डायमेंशन मैंने पढ़ाया था, चार जिस दिन पढ़ाया था उस दिन हमने कूलम का डायमेंशन बताया था 80 होता है, क्या होता है 80, तो कूलम का आप लोग 80 लिख दोगे, 80 का आप स्क्वायर लगा दोगे क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। न्यूटन का मैंने पढ़ाया MLT माइनस का 2 होता है, और ये मीटर स्क्वायर है तो ये L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग 80 स्क्वायर लिख लोगे, a स्क्वायर t स्क्वायर लिख लोगे अपॉन का ML3t माइनस 2 लिख लोगे। अब ये टर्म्स ऊपर लेके जाओगे, ये टर्म्स ऊपर लेके जाओगे, ऊपर जब लेके दिख रहा है, नहीं दिख रहा है यार, हाँ ठीक, अब ये टर्म्स क्या करोगे, ऊपर लेके आप लोग जाओगे, जब ऊपर लेके जाओगे तो n की पावर माइनस का 1 हो जाएगा, l की पावर माइनस 3 हो जाएगी, और t की पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि माइनस है ऊपर जाएगा प्लस, और a की पावर 2 हो जाएगी, ये आपकी डायमेंशन आ जाएगा, मतलब डायमेंशन ऑफ द परमिटिविटी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, m-1 l-3 t की पावर 4 और a की पावर 2, ये आपका डायमेंशन हो जाएगा परमिटिविटी का। समझ बात आ गई, कोई दिक्कत नहीं ना, ये आप यहाँ तक मैंने डायमेंशन यूनिट बताया, क्योंकि बेसिकली आपको यूनिट डायमेंशन तो पता होना चाहिए, कोई भी टर्म हम पढ़ रहे हैं, परमिटिविटी का डायमेंशन भी बता दिया और दोनों यूनिट बता दी, ठीक है। अब हमको बता, ये हमें बताना है कैसे आप कह रहे हैं कि फोर्स जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक वो डिपेंड करेगा परमिटिविटी पे, मैं अभी आपको बताता हूँ, ये रफ कर दूं पहले, ठीक है, ये हम रफ कर देते हैं पहले तब बताते हैं, ठीक। ठीक, इसको देखिए, मैंने ये कहा कि एक ये चार्ज प्लस क्यू है और ये मतलब Q1 है सॉरी, और ये Q2 चार्ज है, इन दोनों चार्जेस को मैंने प्लेस किया कहाँ पे, वैक्यूम में, वैक्यूम में दोनों चार्ज प्लेस है, मैं लिख दे रहा हूं वैक्यूम और अ फ्री स्पेस, वैक्यूम और अ फ्री स्पेस, मतलब हमने वैक्यूम या फ्री स्पेस में हमने इन दोनों चार्जेस को प्लेस कर दिया। अब अगर आप देखो एक चीज, तो जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स इनके बीच लगेगा, व्हेन चार्ज प्लेस इन वैक्यूम, अगर हमने चार्ज को कहां प्लेस कर दिया है, वैक्यूम में,
तो एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इनटू यहाँ पे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। एक चीज देख रहे हो, मैं अगर इन सबको कांस्टेंट एक मिनट के लिए मान लूं तो आप ये कहोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एप्सिलॉन नॉट। ये चीज देखो जरा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी, मतलब परमिटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका मतलब समझ रहे हो, जिस मीडियम में परमिटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी उस मीडियम में फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब आपने ये देखा Q1 Q2, तो मुझे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है 8.85 इंटू 10 पावर माइनस का 12 होता है। ठीक, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने कहा बताई है, फ्री स्पेस में बताई है। समझ में आ रही है, फ्री स्पेस में बताई है। अगर हम यही बात करें परमिटिविटी ऑफ द मीडियम की, मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं एग्जैक्ट मैं कह दूं यहाँ माइनस का 10 है, मैंने कहा ये बात है, ये इतना मैंने कहा। तो आपको ये दिख रहा होगा परमिटिविटी मीडियम की जो वैल्यू है वो ज्यादा है और परमिटिविटी आपकी किसकी वैल्यू, फ्री स्पेस की वैल्यू क्या है, कम है। अगर इन दोनों वैल्यूज में अगर ये वैल्यू कम है तो फोर्स जो होगा वैक्यूम में ज्यादा एक्ट करेगा और जो मीडियम में फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कम लगेगा ड्यू टू द परमिटिविटी व्हेन द चार्जेस आर बी कांस्टेंट। मैंने चार्जेस को मतलब मान लिया कांस्टेंट और ये भी कह रहा हूं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। बात समझ में आ गई। परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम का मतलब ये हो गया कि मीडियम में परमिटिविटी, चार जब आपके प्लेस कर दिए जाए, जैसे वाटर हो गया, कोई मीडियम है, ग्लास हो गया, सिरेमिक्स, ये सारे क्या होते हैं, मीडियम होते हैं। और फ्री स्पेस का वैक्यूम समझते हो क्या है। तो वहां पे अगर देखो ना, ये कंडीशन याद रखना, जहां पे परमिटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक विल बी डिक्रीज। अगर परमिटिविटी ज्यादा है, मैंने यहाँ एप्सिलॉन लिख दिया, ये ऐसे समझो, एप्सिलॉन अगर ज्यादा होगा तो परमिटिविटी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, क्योंकि देखो इनवर्सली है यार, अपॉन है। अगर डायरेक्टली होता तो उसका उल्टा होता, क्योंकि ये इनवर्सली है, इनवर्सली की कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हो रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट कंडीशन में अगर आप बात करोगे तो परमिटिव, अगर आपका फोर्स इंक्रीज तब करेगा जब परमिटिविटी की वैल्यू क्या कर जाए, परमिटिविटी की वैल्यू डिक्रीज कर जाए। ये कंडीशन आप याद रखिएगा। व्हेन परमिटिविटी आपकी इंक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज, और परमिटिविटी अगर आपकी इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज करे तो फोर्स विल इंक्रीज। क्लियर हुआ है बात। और एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके रख लो कि फ्री स्पेस और वैक्यूम की जो परमिटिविटी होती है एज कंपेयर टू द मीडियम कम होती है, इसी वजह से जो फोर्स होता है वो ज्यादा लगता है। अब आप ये समझ गए होगे, मैंने मान लो तुम्हें एक एग्जांपल के तौर पे एक चीज समझाई कि मान लो दो फोर्सेस है Q1 और Q2। ठीक है, इन दोनों फोर्सेस को पहले हमने मान लो वाटर में रखा, जिसकी परमिटिविटी सपोज दैट मैं कह रहा हूं एप्सिलॉन m इज इक्वल टू 80 है, और मैंने यहाँ पे मान लो ग्लास लिया, ग्लास की परमिटिविटी जो थी वो आपकी 72 है, मैंने मान लिया, मैंने कहा माना है। अब आपसे पूछा होगी फोर्स कहां पे ज्यादा लगेगा, फोर्स कहां पे ज्यादा लगेगा, तो जहां पे परमिटिविटी कम होगी फोर्स वहां ज्यादा लगेगा, जहां परमिटिविटी ज्यादा होगी फोर्स वहां कम लगेगा। ये कॉन्सेप्ट आप याद करके चलिए। ठीक है, समझ में यहां तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना, परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मतलब जो फोर्सेस अगर ज्यादा या कम तब लगेंगे जो परमिटिविटी की वैल्यू डिपेंड करेगी। क्लियर हो रहा है यहां तक की। ठीक है, ठीक, अब हम क्या करते हैं, ये तो टर्म आपको पता चल गया परमिटिविटी। अब एक रिलेटिव परमिटिविटी टर्म्स आएगा जिसको हम लोग पढ़ते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। अरे यार परमिटिविटी है तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है वो बता दीजिए। अब देखो मैं इसको रिलेटिव परमिटिविटी बताता हूँ क्या है। अगर मैं नॉर्मल कंडीशंस पे बोलूं तो आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज डिफाइंड एज
फिर इसको मैं अभी समझा रहा हूं. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ permittivity of the medium to the permittivity of the free space. मतलब ये कह रहा है कि जो आपकी रिलेटिव परमिटिविटी होती है उसको आप कैसे डिफाइन करोगे, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. इट मींस देखो क्या है, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये फॉर्मूला होता है रिलेटिव परमिटिविटी का. अब मैं ये फॉर्मूला कैसे आया या क्या टर्म्स बने या कैसे क्या कहानी हुई वो भी मैं बताता हूँ आपको. ठीक है, वो कैसे हुआ ये मैं बताता हूँ. मान लीजिए कि आपका ये चार्ज प्लस, मतलब प्लस में बार बार बोल रहा हूँ, Q1 है और ये आपका Q2 चार्ज है. ठीक, इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी दी गई है, R1. और ये चार्ज कहाँ प्लेस है, वैक्यूम में और फ्री स्पेस. ठीक, अब ये कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो जो फोर्स जनरेट होगा वो एफ नॉट होगा, क्योंकि हम फ्री स्पेस का फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं. फ्री स्पेस के फोर्स को एफ नॉट से हमने डिनोट कर दिया. तो अगर एफ नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम फ्री स्पेस में है, चार्ज आपका Q1 लगता है, Q2 लगता है, अपॉन का यहाँ पे आर स्क्वायर लगता है. ठीक है, मतलब जब हम फ्री स्पेस में थे तब ये फॉर्मूला लग गया. अब एक और कंडीशन समझो, अगर यही Q1 और Q2 चार्ज को हमने कहाँ प्लेस कर दिया हो, मीडियम में प्लेस कर दिया हो, आर इसकी डिस्टेंस है और ये चार्ज आपके प्लेस हो गए मीडियम में, किसी मीडियम में, तब आपका फोर्स जो एक्ट करेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो. समझ बात आ गई. हमने क्या कर दिया, दोनों इक्वेशंस को हमने डिवाइड कर दिया. तो डिवाइड 1 एंड 2, मतलब 2 और 1 को हमने डिवाइड किया. जब आपने डिवाइड किया तो एफ नॉट बाई एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. सिमिलरली 1/4 पाई एप्सिलॉन एम इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. ये पूरे टर्म देखो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 पाई से 4 पाई एम कैंसिल आउट. आप अगर देखोगे तो एफ नॉट बाई एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन आर हो जाएगा. मतलब ये वाली, सॉरी आर बोल रहा हूँ, ये वाली वैल्यू फोर्थ प्लेस वाले टॉप पे जाती है, फॉर्मूला निकल के आया ये वाला. याद रखना, एफ नॉट बाई एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना. ठीक, अगर मैं यहां से एक चीज देखूं, मैंने अभी आपको लिखवाया था एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट को रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं और एफ नॉट बाई एफ एम है ये. ठीक है, अगर देखा जाए तो इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से भी डिनोट करते हैं. मतलब एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू के भी लिख सकते हैं या फिर एफ एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं. ये फॉर्मूले हैं वेयर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ठीक है, और ये सारे फॉर्मूले हैं आपको याद रखने हैं, सब मैं इस फॉर्मूले के लिए कर रहा हूं. अब आप देख रहे हो कि एफ नॉट बाई एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आई बात. फॉर्मूले याद रखना है, एफ एम एफ नॉट बाई एफ एम. एफ नॉट आपको पता है फोर्स ऑफ द फ्री स्पेस, एफ एम आपको पता है फोर्स ऑफ द मीडियम, एप्सिलॉन आर पता है रिलेटिव परमिटिविटी होता है, के आपको पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है. ठीक है, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को पूछेगा के इक्वल टू आप लिख सकते हो एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट.
ठीक। अब अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ, अब आप लोग पॉज करके बताइएगा, कमेंट करिएगा डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, कमेंट करिएगा तब पढ़िएगा मैं आगे क्या बता रहा हूँ। व्हाट इज द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन, इट हैव लिख सकते हो, इट हैव नो डायमेंशन एंड यूनिट, नो डायमेंशन एंड यूनिट। क्यों नहीं होती है, दिख रहा है यहाँ से, नहीं दिख रहा है, ठीक है बहुत नीचे चला गया, ठीक है यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ, है एप्सिलॉन नॉट, ठीक, इट हैव नो डायमेंशन एंड यूनिट, मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं, बिकॉज क्योंकि बेटा ये रेशियोज होते हैं, एप्सिलॉन परमिटिविटी है, एप्सिलॉन नॉट भी परमिटिविटी है, दोनों परमिटिविटी की डायमेंशन क्या हो जाएंगी, यूनिट क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। इसीलिए परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी का कोई भी रेशियो और डायमेंशन नहीं होता है, ठीक, मतलब डायमेंशन और यूनिट नहीं होती है रिलेटिव परमिटिविटी, क्योंकि ये दोनों दो परमिटिविटी का रेशियो होता है, इसलिए इसकी कोई भी डायमेंशन और यूनिट नहीं होती। क्लियर हुआ यहाँ तक की, कोई दिक्कत नहीं ना। ये हमने रिलेटिव परमिटिविटी आपको पढ़ा दिया, परमिटिविटी भी बता दिया। नेक्स्ट मुझे पढ़ाना क्या है, वेक्टर लॉ ऑफ कुलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, कुलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट करिए, तो ये नोट कर लिया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, पार्ट 5 लेके आते हैं, नया पार्ट है, उसमें आपको हम लोग वेक्टर्स लॉ पढ़ाएंगे, कुलॉम्स का वेक्टर्स लॉ पढ़ाएंगे। इसको आप लोग करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिएगा, जो दिक्कत हो उसको बताइएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। ओके बाय।